लास्ट टाइम हमने फाइनेंसिंग में आरएफ है, सीएफ है, एफपीपी है और एफएफबी, एफसीएफ एंड सो ऑन और एलसी के बारे में कुछ चीज़ें सीखी थी। तो आज के इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम एलसी के बारे में सिर्फ डिस्कस करेंगे, क्योंकि एलसी एक कंप्लीट और मुकम्मल टॉपिक है जो कि प्रैक्टिकल में और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, पढ़ने वाले लोग हैं जो अभी प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं आए, उन सब को के लिए एलसी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पे जो लोग फाइनेंस के बारे में जानना चाहते हैं और फाइनेंस की जॉब करना चाहते हैं या अकाउंट्स में भी जॉब करना चाहते हैं, उनके लिए भी एलसी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एलसी फाइनेंस और अकाउंट्स दोनों चीज़ों से रिलेट करती है। क्योंकि अकाउंट्स वालों ने इसकी कास्टिंग करनी होती है, एलसी ओपन करवानी होती है और इसको रिटायर करवाना है, तमाम डॉक्यूमेंटेशन करवानी है, और फाइनेंस वालों ने इसका फाइनेंस अरेंज करना है और उसको एडजस्ट करवाना होता है। तो ये दोनों डिपार्टमेंट से रिलेट करती है, इसलिए इसमें, बल्कि इसमें तो टैक्स भी इन्वॉल्व होता है, टैक्स डिपार्टमेंट भी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। तो ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के लोगों की जानने के लिए ज़रूरी है। तो इसलिए हम एलसी पे एक अलग से ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो आज हम देखते हैं कि एलसी है क्या। एलसी की मुख्तलिफ टाइप्स हैं। असल एलसी की ज़रूरत कब पेश आती है? जो हमारा सेलर है जिससे हम मटेरियल मंगवाते हैं, वो आउट ऑफ कंट्री बैठा हुआ होता है और हम किसी कंट्री, लेट्स से पाकिस्तान से, हम पाकिस्तान में बैठे हैं और जापान से हम कोई चीज़ मंगवाते हैं। तो जापान से जो सेलर है वो अगर हमारे बायर पे यकीन नहीं करता या सिक्योर नहीं फील करता, तो उसे एक थर्ड पार्टी को दरमियान में इन्वॉल्व करने की ज़रूरत होती है, जिससे उसको सिक्योरिटी मिल जाए कि उसकी जो पेमेंट है वो उसको मिल जाएगी, जो मटेरियल वहाँ से शिप करवाएगा। क्योंकि मटेरियल शिप होने के बाद एलसी रिटायर होती है, एलसी की पेमेंट होती है, रिटायरमेंट का प्रोसेस भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये थर्ड पार्टी दरमियान में बैंक्स को इन्वॉल्व करते हैं। इसमें दो बैंक इन्वॉल्व होते हैं, एक सेलर की तरफ से और एक बायर की तरफ से। दोनों बैंक्स आपस में कॉरेस्पेंडेंस करते हैं और जो पेमेंट है वो बायर के बैंक से सप्लायर के बैंक में चली जाती है और सप्लायर का बैंक उसे आगे बायर के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है। अगर यहाँ पे शिपमेंट होने के बाद अगर बायर डिफ़ॉल्ट कर भी जाता है, तो जो बायर का बैंक है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो सप्लायर के बैंक को पेमेंट ट्रांसमिट करे। पेमेंट करने का बाउंड होता है जो बायर का बैंक है। अब एलसी की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग सिर्फ इर्रिवोकेबल एलसी की बात करेंगे। इर्रिवोकेबल एलसी को डिस्कस करेंगे। इर्रिवोकेबल एलसी वो होती है जिसको जब एलसी फाइनल होके खुल जाती है, तो क्योंकि वो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है जो कि बायर और सप्लायर के दोनों के बैंक्स के दरमियान एग्रीड फॉर्मेट होता है। इसलिए जब एक बार एलसी खुल जाती है, तो बायर या सप्लायर या दोनों का बैंक, कोई भी बैंक अपने एंड पे उस एलसी को ख़त्म नहीं कर सकता, उन टर्म एंड कंडीशंस को ख़त्म नहीं कर सकता। अगर कोई उसमें से टर्म क्लाज डिलीट करवानी है या कोई ऐड करवानी है, तो सप्लायर और बायर दोनों एग्री होंगे, तो फिर उस एलसी में टर्म एंड कंडीशंस चेंज होंगी। अदरवाइज कोई भी एक पार्टी अपने एंड पे उसकी किसी क्लास को डिलीट नहीं करवा सकती। तो अब जो इर्रिवोकेबल एलसी है, इर्रिवोकेबल एलसी की दो टाइप्स होती हैं। एक है एलसी साइट और दूसरी है यूजेंस एलसी। एलसी साइट वो होती है जैसे ही डॉक्यूमेंट्स बैंक के पास पहुंचे, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बैंक के पास पहुंचे, बैंक ने पेमेंट करनी होती है सप्लायर के बैंक को। ये है एलसी साइट कि एट साइट जैसे ही डॉक्यूमेंट्स पहुंचे उसी दिन या उससे अगले दिन, एक दो दिन के अंदर अंदर बायर के बैंक ने सप्लायर के बैंक को पेमेंट करनी होती है। दूसरी होती है यूजेंस एलसी। ये यूजेंस एलसी पहले सप्लायर और बायर के दरमियान जब परफॉर्मा इनवाइस और एग्रीमेंट होता है, तो उसके अंदर ये टर्म लिखी हुई होती है कि ये एलसी 30 दिन की है, 60 दिन की है, 90 डेज की है, 120, 180, जितने दिन की भी
बायर और सप्लायर के दरमियान एग्री होती है, ये उतने दिन के बाद पेमेंट करनी होती है। लेट्स से कोई हमने 100 मिलियन की चीज़ कोई मटेरियल मंगवाया है जापान से, तो वो मटेरियल जब वहाँ से शिप हो जाएगा जापान से, और जो उस एलसी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, ओरिजिनल शिपिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सप्लायर जो है वो टीसीएस करवा देगा, कोरियर करवा देगा बायर के बैंक को, और बायर का बैंक जो है वो तमाम डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल जैसे ही पहुंचेंगे साइट एलसी में, तो वो पेमेंट करेगा। लेकिन यूजेंस एलसी में वो टर्म एंड कंडीशंस को देखेगा कि परफार्मा के अंदर और एलसी के अंदर कितने दिन के बाद ये पेमेंट होनी है। ये यूजेंस एलसी कहलाती है। अगर 30 दिन की बाद पेमेंट होनी है, 30 दिन की एलसी है, तो एलसी साइट नहीं है, तो जो बायर का बैंक है वो उस डॉक्यूमेंट्स रिसीव होने के 30 दिन के बाद जाके पेमेंट करेगा सप्लायर के बैंक को। ये होती है यूजेंस एलसी। ये मतलब कि दूसरे चीज आम अल्फाज में अगर हम कहें कि तो यूजेंस एलसी वो एलसी है जिसमें बायर सप्लायर से उधार पे चीजें लेता है, क्योंकि मटेरियल पहले पहुंच जाता है बायर के पास, उसके बाद महीना 2 महीने 6 महीने तक भी इसका टाइम हो सकता है, जितना एग्रीड हो बायर और सप्लायर के दरमियान के इतने महीने का, इतने डेज के उधार पे वो चीज़ें मंगवा रहा है, तो उसमें उतने दिनों के बाद वो पेमेंट जो बायर का बैंक है वो सप्लायर के बैंक को करता है। ये होती है यूजेंस एलसी। अब हम चलते हैं कि एलसी ओपन कैसे होती है। एलसी ओपन का हमने सख्ती से पहले देख भी लिया था। एलसी ओपन करवाने से पहले सप्लायर और बायर के दरमियान तमाम टर्म एंड कंडीशंस एग्री हो जाती हैं, और जब टर्म एंड कंडीशंस एग्री होती हैं तो सप्लायर की तरफ से एक बायर को परफार्मा इनवाइस इशू होता है। परफार्मा के अंदर वो तमाम टर्म एंड कंडीशंस होती हैं, और ये जो परफार्मा है बाज़ दफ़ा तो डायरेक्ट सप्लायर बायर को दे देता है, बाज़ दफ़ा दरमियान में कोई एजेंट होता है, उस एजेंट के थ्रू परफार्मा जो है वो सप्लायर से बायर तक पहुंचता है। जब बायर देखता है कि उसके पास ये टर्म एंड कंडीशन तमाम ओके हैं, जो उसने और जो उसकी रिक्वायर्ड कंडीशन थी वो सब इस परफार्मा के ऊपर एग्रीड हो चुकी हैं, तो फिर जो बायर है वो परफार्मा लेके जाता है बैंक के पास, अपना किसी भी बैंक के पास, वो बैंक को जाके देता है, और बैंक उस परफार्मा की बेस पे बायर से IB8 फॉर्म होता है वो, और रिक्वेस्ट लेटर लेता है, और परफॉर्मा इनवॉइस IB8 फॉर्म और जो एलसी ओपनिंग रिक्वेस्ट है जब बायर की तरफ से बैंक के पास जाती है, तो बैंक वो एलसी ओपन कर देता है। अब जब एलसी ओपन होती है तो एलसी ओपन होने से पहले जो सप्लायर का बैंक, बायर का जो बैंक है वो बायर को एक एलसी का ड्राफ्ट देता है। ये एलसी का ड्राफ्ट जो है वो बायर का बैंक बायर को देता है। ये बायर की तरफ से बैंक के पास नहीं जाता। एलसी का ड्राफ्ट बैंक की तरफ से बायर के पास आता है, और बायर उसमें देखता है कोई टर्म एंड कंडीशंस चेंज होने वाली तो नहीं है। अगर कोई टर्म एंड कंडीशंस चेंज होने वाली होती हैं तो उसको चेंज करवा लेता है। पहले ही एलसी ड्राफ्ट की लीगल वेटिंग होती है। वेटिंग के बाद ये ड्राफ्ट जब बायर की तरफ से ओके हो जाता है, तो अगर फिर ये ड्राफ्ट चला जाता है बायर के बैंक के पास, और बायर का बैंक उसको आगे शेयर करता है सप्लायर के बैंक के साथ। सप्लायर की तरफ से अगर कोई रिजर्वेशन होती है, सप्लायर के बैंक की तरफ से कोई रिजर्वेशन होती है, बायर के बैंक की तरफ से कोई होती हैं, या बायर की तरफ से होती हैं, ये तमाम चारों लोग मिल के उस ड्राफ्ट को ओके कर लेते हैं। जब ड्राफ्ट ओके हो जाता है तो जो बायर का बैंक है वो एलसी ओपन कर देता है। उसे कहते हैं एलसी ट्रांसमिट करना। फिर एलसी का स्विफ्ट जो ट्रांसमिटेड एलसी होती है, वो ट्रांसमिटेड एलसी इस तरह की होती है। ये ट्रांसमिटेड एलसी है। इस एलसी को हम एलसी स्विफ्ट कहते हैं। तो जब एलसी स्विफ्ट फाइनल हो जाती है, एलसी ओपन हो जाती है, तो उसके बाद अगर किसी तरह की कोई एलसी के अंदर चेंज करवाना हो, तो फिर वो चेंज सिर्फ बायर नहीं कर सकता या सप्लायर नहीं कर सकता। यहाँ पे एक अमेंडमेंट लेटर जाता है बायर की तरफ से, या अगर सप्लायर चेंज करवाना है तो सप्लायर की तरफ से जो भी उस एलसी के अंदर चेंज करवाना चाहता है वो एक रिक्वेस्ट भेजता है बैंक को,
और बैंक उस पे कंसेंट लेता है बायर सप्लायर के बैंक से और सप्लायर से, और फिर उस एलसी के अंदर वो अमेंडमेंट करता है। लेकिन वो अमेंडमेंट ऐसे ही नहीं कर देता, उसके लिए एक एलसी अमेंडमेंट लेटर इशू होता है। वो भी ऐसे एलसी की तरह का ही होता है, जितनी अमेंडमेंट्स होती जाती हैं उतने ही इस तरह के लेटर इश्यू होते जाते हैं। जो भी जैसे ये क्लास है, फर्ज करें कि कोई अमाउंट चेंज होनी है, जैसे ये है जी 7,56,669 यूएस डॉलर की, तो इसके अंदर हमने $1,00,000 और ऐड करना है। बाद में हमें पता चला कि एलसी की अमाउंट बढ़ गई है, तो $1,00,000 और ऐड करना है। तो जो बैंक है वो इसी एलसी के अंदर चेंज नहीं कर देगा, यहाँ पे अमाउंट चेंज नहीं कर देगा, वो अपनी एक और अमेंडमेंट लेटर इशू करेगा जिसमें बताएगा कि क्लास नंबर F32B के अंदर अब जो पहले एग्जिस्टिंग अमाउंट थी वो 7,56,669 थी, अब वो अमाउंट 8,56,669 पढ़ी जाएगी। तो इस तरह से इस एलसी के अंदर चेंज नहीं होता, अलग से एक अमेंडमेंट लेटर इशू होता है, उसे कहते हैं एलसी अमेंडमेंट। तो इस तरह से हमारी एलसी फाइनल हो जाती है। एलसी फाइनल होने के बाद जो एलसी यहाँ पे एक होता है इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट फॉर्म। तो इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट फॉर्म कैसे ओपन करना है, ये जो है वो बायर फाइल करता है एलसी ओपन होने से पहले। ये EIF फॉर्म इसे कहते हैं। इसके अंदर भी टर्म एंड कंडीशंस ही होती हैं, चंद एक होती हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट फॉर्म फाइल करना ज़रूरी होता है। ये वेबबोक पे होता है, ये कस्टम डिपार्टमेंट का एक सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे वेबबुक, वहाँ पे ये फाइल होता है EIF फॉर्म। इसके लिए अगर आप लोगों को कोई मज़ीद डिटेल चाहिए होगी तो उसमें मैं अलग से एक वीडियो बना लूँगा, क्योंकि ये एक काफ़ी लेंथी टॉपिक है EIF भी। अच्छा, जब एलसी ओपन हो जाती है और सप्लायर के पास एलसी मुकम्मल ट्रांसमिटेड डॉक्यूमेंट्स पहुंच जाते हैं, तो वो वहां से मटेरियल अरेंज करता है जो चीज़ बायर ने परचेज की होती है, और उस जो परफार्मर एलसी को लिखा हुआ होता है कि 10 दिन या 15 दिन के अंदर अंदर शिपमेंट होगी, वो 10 या 15 दिन के अंदर अंदर जो सप्लायर है वो अपना मटेरियल तैयार करता है, पोर्ट पे भेजता है, वहाँ से शिप ऑन बोर्ड हो जाता है, वो शिपिंग कंपनी के हवाले कर देता है। जब सप्लायर जो है वो मटेरियल शिपिंग कंपनी को दे देता है, जो भी वेसल्स पे मटेरियल को दूसरे कंट्री में लेके जा रही होती है, तो उस दिन एक बिल क्रिएट होता है जिसे बिल ऑफ लैडिंग कहते हैं। बिल ऑफ लैडिंग के एंड पे डेट दी हुई होती है कि किस दिन ये मटेरियल शिप पे आया है। तो जो हमारी एलसी रिटायरमेंट है, एलसी जो रिटायर होनी है, जो बायर के बैंक ने सप्लायर के बैंक को पैसे देने हैं, वो उस बीएल की एंड पे जो डेट दी हुई होती है उसकी नहीं होनी चाहिए पेमेंट की डेट। मतलब कि पहले शिपमेंट वहां से निकलेगी, वैसल सप्लायर के पोर्ट से निकलेगा, तो फिर इधर से सप्लायर का बायर का बैंक जो है वो पेमेंट करेगा। इसकी रीज़न ये है कि जब सप्लायर शिप पे मटेरियल भेजता है, वैसल पे भेजता है मटेरियल, तो उस दिन वहाँ से वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का सेट, 3 सेट होते हैं, 3 सेट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के वो सप्लायर की तरफ भेज देता है, सप्लायर की तरफ और बैंक की तरफ, सप्लायर के बैंक की तरफ। तो अब जब सप्लायर के बैंक के पास वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आते हैं, तो फिर सप्लायर का बैंक जो सॉरी बायर के बैंक के पास जाते हैं, तो बायर का बैंक सप्लायर के बैंक को उस दिन पेमेंट करता है जब बायर के बैंक के पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पहुंच जाते हैं। जिस दिन वो डॉक्यूमेंट्स बायर के बैंक के पास आते हैं और बायर का बैंक सप्लायर के बैंक को पेमेंट करता है, उसे कहते हैं एलसी रिटायरमेंट, एलसी मैच्योरिटी या एलसी रिटायरमेंट। तो अब देखें, बायर के बैंक ने सप्लायर के बैंक को पेमेंट कर दी है, बायर के बैंक ने सप्लायर के बैंक को पेमेंट कर दी है, लेकिन मटेरियल अभी तक वेसल पे है, समंदर में है, या बाय एयर आ रहा है तो एयर में है, वो अभी तक बायर के गोडाउन में नहीं पहुंचा, पोर्ट पे भी नहीं पहुंचा। तो ये जो दरमियान का पीरियड होता है जब तक के मटेरियल पोर्ट पे नहीं पहुंच जाता बाइंग कंपनी के, तब तक इस दरमियान के पीरियड को कहते हैं मटेरियल एलसी इन ट्रांजिट या फिम इन ट्रांजिट।
फिम इन ट्रांजिट या एलसी इन ट्रांजिट जो मर्जी कह लें, और जो इस दौरान जो पेमेंट की हुई होती है उसे हम कहते हैं पीएडी, पेमेंट अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, अब जैसे ही मटेरियल पोर्ट पे पहुंचता है बायर के, वहां पे बायर जो है वो अपनी कस्टडी में ले लेता है जिस बैंक ने उसकी पेमेंट की हुई होती है उस एलसी के अगेंस्ट। उस बैंक का, बायर के बैंक का एक रिप्रेजेंटेटिव उस मटेरियल को जाके अपने जाके टेक ओवर कर लेता है। उसे, उस रिप्रेजेंटेटिव को कहते हैं मुकद्दम। तो मुकद्दम के सुपरविजन में आ जाता है और मटेरियल मुकद्दम की सुपरविजन में बायर के गोडाउन पे पहुंच जाता है। जैसे ही बायर के गोडाउन पे पहुंचता है वहां पे फिम क्रिएट होता है, फाइनेंस्ड अगेंस्ट इंपोर्टेड मटेरियल्स या फाइनेंस अगेंस्ट इंपोर्टेड मर्चेंडाइज। उस दिन फिम जनरेट हो जाता है। फिम आगे 60 डेज का, 90 डेज, 120, 150, 180 डेज का भी हो सकता है। और फेम की फिर दो टाइप्स हो सकती हैं। फेम फ्लेक्सिबल भी हो सकता है कि आप लोगों की मर्जी है कि 90 डेज के अंदर अंदर आप लोगों ने पेमेंट करनी है, जैसे जैसे आप लोगों के पास पेमेंट आती जाए आप लोग पेमेंट करते जाएं, और क्वार्टरली आप लोग मार्कअप पे करते जाएं। और दूसरा हो सकता है कि 90 डेज का अगर फेम है तो 90 डेज के बाद, 90 डेज जब हो जाए, मैच्योर हो जाए फेम, तो उस दिन आप लोगों ने पूरे लमसम फेम अमाउंट की पेमेंट करनी होती है और साथ ही आप लोगों ने मार्कअप पे करना होता है। और यहाँ पे एक और अहम चीज़ होती है इंश्योरेंस। जो बायर है वो मटेरियल की इंश्योरेंस करवा के बैंक को देता है, तो फिर बैंक जो है वो आगे पेमेंट करता है, तो उसे मैरीन इंश्योरेंस कहते हैं। अब हमने देख लिया कि एलसी क्या चीज़ है और एलसी की टाइप्स भी देख ली। इसमें डिफरेंट टाइप होती हैं। इररिवोकेबल एलसी को हमने देखा है, और इसकी जो रिटायरमेंट का प्रोसेस है वो एलसी साइट भी हो सकता है, एलसी यूजर्स भी हो सकता है। एलसी ओपन प्रोसेस, ओपनिंग प्रोसेस को हमने डिटेल से देख लिया। एलसी रिटायरमेंट को भी हमने देख लिया। एलसी के अंदर अगर कोई अमेंडमेंट करवानी है वो भी देख ली, और बिल ऑफ लैडिंग को देख लिया। बिल ऑफ लैडिंग क्या है? ये एग्रीमेंट है एक सप्लायर और बायर की शिपिंग कंपनी के दरमियान कि उसने ये वाला मटेरियल बायर से लिया है, इस क्वांटिटी का, इस स्पेसिफिकेशन का, इतने डब्बे लिए हैं, इतने कंटेनर लिए हैं, और उसको बायर तक इस डेट तक पहुंचाएगा। ये तमाम टर्म एंड कंडीशन बिल ऑफ लेडिंग के अंदर होती है। मैरीन इंश्योरेंस का हमने देख लिया कि मैरीन इंश्योरेंस बायर करवा के देता है, तो ये सप्लायर भी करवा सकता है, बायर भी करवा सकता है। ये मुख्तलिफ टर्म एंड कंडीशन, एग्री टर्म एंड कंडीशंस हैं बायर और सप्लायर के दरमियान के इंश्योरेंस वगैरह। और जो फ्रेट वगैरह है, एफओबी है, फ्रेट ऑन बोर्ड है, और दूसरी होती है फ्रेट इंश्योरेंस, और ऐसे ही एक और एलसी होती है। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो ऑलरेडी एग्रीड होती हैं। अच्छा, अब दरमियान में आता है कि जीडी, गुड डिक्लेरेशन फॉर्म। जीडी फॉर्म देखें, अब सप्लायर ने चीज़ें भेज दी बायर के पास, अब दरमियान में उस पे ड्यूटीज भी इन्वॉल्व हैं, उसमें टैक्सेस भी लगने हैं जो बायर की गवर्नमेंट ने लेने हैं या सप्लायर की गवर्नमेंट ने लेने हैं। सप्लायर को हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं फिलहाल, हम इंपोर्ट एलसी को देख रहे हैं, तो हम बायर की कंट्री को डिस्कस कर रहे हैं। तो बायर की कंट्री ने उस पर ड्यूटीज और टैक्सेस भी लगाने हैं। तो अब बायर और सप्लायर के दरमियान किसी वजह से ऐसा एग्रीमेंट हो सकता है जिसमें कि बायर और सप्लायर जो मटेरियल आ रहा है उसकी वैल्यू कम करवा दें टैक्स बचाने के लिए। तो यहाँ पे टैक्स अथॉरिटीज़, जो कस्टम डिपार्टमेंट है वो इन्वॉल्व होता है। वो गुड्स डिक्लेरेशन फॉर्म एक फाइल करता बनाता है जो कि कस्टम, जो हमारा क्लियरिंग एजेंट है, उसकी तरफ से फाइल होता है, और उसको फाइनल करते हैं हमारे जो कस्टम डिपार्टमेंट वाले हैं। उसके अंदर भी क्वांटिटी वगैरह और गुड्स वगैरह दी हुई होती है। मैं आप लोग, तो ये हमारे पास गुड्स डिक्लेरेशन फॉर्म है जिसके ऊपर हम ये देखेंगे ड्यूटीज़ अगर हमारी पे करने वाली हैं, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिस पे ड्यूटीज़ नहीं लगती। अगर यहाँ पे कोई ड्यूटीज़ हों, ये कस्टम ड्यूटी है, सेल टैक्स है, एडिशनल कस्टम ड्यूटी है, इनकम टैक्स वगैरह इन्वॉल्व हों, तो वो यहाँ पे लगते हैं। अच्छा, आप देखें यहाँ पे एक होती है डिक्लेयर्ड वैल्यू, दूसरी होती है असेस्ड वैल्यू। आप देखें कि एक हम वैल्यू देते हैं कि जो हमारी बायर और सप्लायर के दरमियान एग्रीड होती है कि ये मटेरियल $1 लाख का है, लेकिन जब कस्टम के पास आता है तो वो देखता है कि ये मटेरियल $1 लाख का नहीं है, मार्केट में इसकी वैल्यू जो पहले इंपोर्ट हो रही है ये $1.5 लाख है। तो कस्टम वाले क्या करते हैं कि वो 1 लाख के बजाय 1.5 लाख पे
जो ड्यूटीज चार्ज करते हैं। तो इसलिए दरमियान में कस्टम डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व होता है, तो ये जीडी फॉर्म भी इंपोर्ट का एक पार्ट है। उसके बाद है एचएस कोड। एचएस कोड क्या होता है, हमारी एलसी के अंदर लिखा हुआ होता है, परफॉर्मा इनवाइस, कमर्शियल इनवाइस, तमाम इनवाइसेस के अंदर, हर डॉक्यूमेंट के अंदर ये लिखा हुआ होता है कि ये एचएस कोड क्या है। एचएस कोड एक यूनिवर्सल कोड होता है जो किसी भी गुड्स को रिप्रेजेंट करता है कि हमारे कंट्री में, बायर के कंट्री में एक मशीन का और नाम हो सकता है, सप्लायर की कंट्री में उस मशीन का और नाम हो सकता है। इन तमाम को यूनिवर्सल लेवल पे लाने के लिए कोड इशू होते हैं कि ये वाली जो मशीनरी है वो इस कोड के अंदर आएगी, वो कोड यूनिवर्सल पूरी दुनिया में एक ही नाम से जाने जाएंगे, तो उसे हम कहते हैं एच एस कोड। अच्छा, अब EIF है, इलेक्ट्रॉनिक इम्पोर्ट फॉर्म, इसको हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब हम देख लेते हैं कि एलसी के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, हमने एक एलसी के बारे में देखा है, तो बाकी हम जो है वो जो फंडेड और नॉन फंडेड हमारी लिमिट्स हैं, फाइनेंसिंग है, उसके बारे में भी देखेंगे। और बाकी सिक्योरिटीज़ अभी जो हमारी मेन चीज़ें हैं जिसमें सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स हैं, सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स कैसे हमने फाइल करने हैं, किस तरह से हमने बनाने हैं, और SECP के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट फाइल होने हैं और क्या वो कंपलसरी है, मैंडेटरी हैं या नहीं। तो ये तमाम चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। ये वर्किंग कैपिटल कंप्लीट करने के बाद हम लोग फिर टर्म लोन की तरफ जाएंगे। टर्म लोन के बाद फिर हम लोग इस्लामिक फैसिलिटीज़ की तरफ जाएंगे, वो भी देखेंगे कि इस्लामिक फैसिलिटीज़ में कैसे कैसे डॉक्यूमेंटेशन करनी है, क्या टर्म एंड कंडीशंस होगी, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ उसमें इन्वॉल्व होती हैं। अस्सलाम वालेकुम।